रक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये खास कार्यक्रम डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। इंडियन ओशन शिप आईओएस सागर को फ्लैग ऑफ करने का रणनीतिक महत्व क्यों है और प्रोजेक्ट सीबर्ड क्या है? प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा को एक व्यापक रणनीतिक बदलाव क्यों माना जा रहा है और भारतीय स्पेशल फोर्सेस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को क्यों शामिल कर रहे हैं? आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इतने महत्वपूर्ण क्यों है? हम इस एपिसोड में इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं ग्लोबल डिफेंस हेडलाइंस पर। भारत सैन्य अंतरिक्ष सिद्धांतों की एक नीति पर काम कर रहा है जिसे अगले 2 या 3 महीनों में जारी किया जाएगा। ये जानकारी सोमवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने दी। ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब चीन डायरेक्ट एसेंट, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स, को ऑर्बिटल सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे हथियारों को लगातार विकसित कर रहा है ताकि दूसरे देशों की स्पेस तक पहुंच को चुनौती दी जा सके और रोका जा सके। भारत की अशोक लेलैंड कंपनी ने सरकार के साथ एक बड़ा समझौता किया है जिसकी कीमत 700 करोड़ रुपए से अधिक है, जो कि करीब 81.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। इस समझौते के तहत अशोक लेलैंड भारतीय सेना को लैंड मोबिलिटी वाहन की आपूर्ति करेगा। ये वाहन सेना के जवानों की लॉजिस्टिक्स और देश के क्लोज इन वेपन सिस्टम्स प्रोग्राम के लिए टेक्टिकल मोबिलिटी में मदद करेंगे। ग्रीन डिफेंस मोबिलिटी की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए भारतीय रक्षा मंत्रालय बेंगलुरु की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी प्रव्याग से बातचीत कर रहा है। लक्ष्य है वीर नाम की नई मिलिट्री ग्रेड इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की खरीद। इन इलेक्ट्रिकल वाहनों से भारतीय सेना को लाइट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा और वो भी बिजली से चलने वाले इंजन के साथ। हिंद महासागर में तनाव बढ़ रहा है, लेकिन ये टकराव युद्ध पोतों के साथ नहीं बल्कि शांत तरीके से ताकत दिखाने के रूप में सामने आ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, चीन ने कई अहम बंदरगाहों पर अपनी मौजूदगी को मजबूत किया है और अब भारत भी अपनी अलग रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। इस हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक से एक विशेष नौसैनिक मिशन को हरी झंडी दिखाई जो भारत की पीस, फ्री नेविगेशन और रीजनल बैलेंस के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने हिंद महासागर में भेजे गए पोत सागर मिशन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हिंद महासागर के विशाल नीले विस्तार में एक शांत शक्ति संघर्ष चल रहा है। इसके केंद्र में है भारत की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी, जो इस क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव का राजनीतिक जवाब है। भारत जब इंडियन ओशन क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है तो यह हमारे नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ हमारे फ्रेंडली नेशंस की सुरक्षा को भी इन्हांस कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की इस क्षेत्र में लगातार बढ़ती रणनीतिक गतिविधियों के बीच एक स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा, भारतीय नौसेना एक ढाल की तरह खड़ी है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी देश अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बल पर इस क्षेत्र में दबदबा ना बनाए और किसी दूसरे देश के दबदबे की कोशिश ना करे। उन्होंने कहा कि भारत का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र को भाईचारे और साझा हितों का प्रतीक बनाना है। इसमें भारतीय नौसेना की भूमिका ये सुनिश्चित करने की है कि भारतीय और विदेशी दोनों तरह के जहाजों की सुरक्षा बनी रहे और इस पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र नौवाहन, नियम आधारित व्यवस्था, शांति और स्थिरता का माहौल बना रहे। राजनाथ सिंह ने ये बात कर्नाटक के तटीय इलाके में स्थित कारवार नौसैनिक अड्डे से पहली बार रवाना किए गए हिंद महासागर पोत
IOS सागर को झंडी दिखाते हुए कही। हिंद महासागर पोत सागर की पहली यात्रा कारवार नौसैनिक अड्डे से रवाना होने के साथ ही भारत भाईचारे, सहयोग और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था के अपने दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। हमारी नेवी इंडियन ओशन रीजन में यह इंश्योर करती है कि कोई राष्ट्र अपनी ओवरवेलमिंग इकोनॉमी और मिलिट्री पावर के दम पर किसी दूसरे राष्ट्र को दबा न सके। भारत यह इंश्योर करता है कि इंडियन ओशन में किसी भी सॉवरेनिटी पर आंच आए बिना उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। हिंद महासागर क्षेत्र सिर्फ एक जल क्षेत्र नहीं है, ये दुनिया की जीवन रेखा है। दुनिया का लगभग 80% तेल परिवहन इस समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। होर्मुज जल डमरू मध्य से लेकर मलक्का जल डमरू मध्य तक ये जलमार्ग एशिया की अर्थव्यवस्थाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये क्षेत्र अब रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का मैदान है। यहाँ महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने, गहरे समुद्री बंदरगाह और समुद्र के नीचे का बुनियादी ढांचा मौजूद है। पाकिस्तान से लेकर पूर्वी अफ्रीका तक चीन के बढ़ते प्रभाव ने नई दिल्ली में चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक दशक में हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी लगातार बढ़ी है। भारत इसे क्षेत्रीय संतुलन के लिए एक चुनौती के रूप में देखता है। IOS सागर सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, ये एक शांति पोत है। ये हमारे सौहार्द, सहयोग की भावना और क्षेत्र में मित्र देशों के साथ मिलकर काम करने की हमारी तैयारी को दर्शाता है। सागर मिशन समुद्री शांति, स्वतंत्र व्यापार मार्गों और साझा समृद्धि के लिए पूरी भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत के रणनीतिक विशेषज्ञ इन घटनाक्रमों को एक अपने प्रभाव क्षेत्र में हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं, जिसके चलते भारत ने अपनी समुद्री रणनीति को नए सिरे से तैयार करना शुरू कर दिया है। भारत की प्रतिक्रिया संतुलित लेकिन दृढ़ रही है। INS विक्रांत की तैनाती ने स्वदेशी समुद्री शक्ति के नए अध्याय की शुरुआत की है, लेकिन भारत की रणनीति केवल रक्षा तक सीमित नहीं है, ये कूटनीतिक भी है। संयुक्त अभ्यासों और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए भारत अपनी सागर नीति क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के तहत समुद्री सहयोग को बढ़ावा देता है। हिंद महासागर में IOS सागर की शुरुआत भारत की नौसेना के विस्तार के अगले चरण का संकेत है। इस बहुभूमिका वाले प्लेटफॉर्म्स को मानवीय राहत से लेकर मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ संयुक्त गश्त तक हर काम के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी यात्रा देश की समुद्री सीमाओं से शुरू होती है, लेकिन इसका मिशन महासागर के पार तक गूंजता है। पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का समुद्री सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। आइलैंड नेशंस और कोस्टल पार्टनर्स के लिए भारत चीन के आक्रामक रवैये के मुकाबले एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है। भारतीय नौसेना की मौजूदगी स्थिरता लाने वाली है। चीन के कर्ज आधारित बंदरगाह समझौतों के विपरीत भारत आपसी लाभ और समुद्री सहयोग पर ध्यान देता है। महाशक्तियों की बढ़ती होड़ के इस दौर में क्षेत्र में भारत की संतुलित भूमिका पहले से ही कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों की निगरानी से लेकर समुद्री साझेदारियों को बनाने तक भारत की नौसेना हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को एक नए रूप में पेश कर रही है। IOS सागर की तैनाती सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये एक संदेश है। उन समुद्री इलाकों में जहां रणनीति और संप्रभुता मिलती है, भारत शांति, साझेदारी और साझा समृद्धि का एक संरक्षक बनकर आगे बढ़ रहा है। IOS सागर एक अग्रणी पहल है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र की नौसेनाओं और समुद्री एजेंसियों को भारतीय नौसेना के मंच पर एक साथ लाना है। ये मिशन मित्र देशों के नौसेना कर्मियों को समग्र प्रशिक्षण देने का एक बेहतरीन अवसर होगा और समुद्री सुरक्षा में एक अभूतपूर्व सहयोग की शुरुआत को दर्शाता है। INS सुनैना अपनी तैनाती के दौरान दार ए सलाम, नकाला, पोर्ट लुई और पोर्ट विक्टोरिया का दौरा करेगी। जहाज पर सवार अंतर्राष्ट्रीय चालक दल कोची में विभिन्न पेशेवर प्रशिक्षण स्कूलों में प्राप्त ज्ञान का उपयोग करेंगे और दल प्रशिक्षण अभ्यास करेंगे, जिसमें आग बुझाना,
नुकसान नियंत्रण, निरीक्षण, तलाशी और जब्ती, पुल संचालन, नौसैनिक संचालन, इंजन रूम प्रबंधन, स्विच बोर्ड संचालन और बोट हैंडलिंग योजनाबद्ध अभ्यासों और प्रशिक्षणों में शामिल है। ये सभी अभ्यास भारतीय नौसेना और उसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग को बढ़ाएंगे। IOS सागर हिंद महासागर क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मिशन के साथ भारत एक बार फिर अपनी समुद्री पड़ोसी देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने और क्षेत्र में एक सुरक्षित, समावेशी और सुरक्षित समुद्री वातावरण की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। भारत के रक्षा मंत्री ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत निर्मित आधुनिक ऑपरेशनल, रिपेयर और लॉजिस्टिक सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। इन सुविधाओं में समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, जिससे जहाजों, पनडुब्बियों और हार्बर क्राफ्ट्स को बर्दिंग की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा इसमें एक आर्मामेंट रॉफ, 2 विशेष पियर्स, मरीन यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स और रिहायशी सुविधाएं शामिल हैं। ये सुविधाएं पश्चिमी तट पर तैनात नौसेना के संसाधनों को बढ़ाएंगी और भविष्य के लिए तैयार बल को बनाए रखने में भारतीय नौसेना के प्रयासों को और मजबूती देंगी। पश्चिमी घाट और अरब सागर की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों के बीच भारत के समुद्री भविष्य की आधारशिला स्थित है। प्रोजेक्ट सीबर्ड भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी नौसैनिक अड्डा है, जो कर्नाटक में कारवार के पास स्थित है। प्रोजेक्ट सीबर्ड का पहला चरण मई 2005 में शुरू किया गया था, जिससे INS कदम्बा की स्थापना हुई, जो अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा है। फेज 2B के तहत चल रहे विस्तार कार्य के साथ ये नौसैनिक अड्डा ईस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बनने जा रहा है। आज भारतीय नौसेना का गर्व एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत दोनों यहीं पर तैनात हैं। ये भारत की पहली सी लिफ्ट सुविधा भी है, जिसमें जहाजों और पनडुब्बियों के लिए एक अत्याधुनिक शिप लिफ्ट और ट्रांसफर सिस्टम मौजूद है। इस परियोजना की जड़ें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी हैं, जब मुंबई से होने वाले नौसैनिक अभियानों में भीड़ भाड़ वाले व्यावसायिक समुद्री मार्गों के कारण परेशानी हुई थी। युद्ध के बाद नौसेना ने रणनीतिक स्वतंत्रता और संचालन में लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक स्थलों की तलाश करना शुरू किया। कई स्थानों पर विचार किया गया, जैसे तिरुवनंतपुरम, कन्नूर और तुतुकुड़ी, लेकिन कारवार सबसे उपयुक्त साबित हुआ। ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों के पास है और यहाँ एक प्राकृतिक गहराई वाला बंदरगाह भी है, जो इसे एक आदर्श स्थान बनाता है। इस विचार का समर्थन एडमिरल ऑस्कर स्टैनले डॉसन ने 1980 के दशक की शुरुआत में किया था, लेकिन 1991 की आर्थिक मंदी के कारण निर्माण में समय लगा। एक बार लॉन्च होने के बाद ये भारत की सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नौसैनिक सुविधाओं में से एक बन गया है। आज जब भारत हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रहा है, प्रोजेक्ट सीबर्ड एक प्रतीक और एक ढाल दोनों के रूप में खड़ा है। कारवार के तट से लेकर समुद्र के दूर दराज के इलाकों तक ये राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहा है। परियोजना के अंतिम चरण के पूरा होने के बाद INS कदम्बा 50 फ्रंटलाइन युद्धपोतों को तैनात करने में सक्षम होगा और ये सुएज कैनाल के पूर्व में सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा भी होगा। एक ऐतिहासिक दौरे के तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलंबो पहुंचे। ये उनका 2019 के बाद से श्रीलंका का चौथा और अब तक का सबसे लंबा दौरा है। ये हाई प्रोफाइल दौरा केवल संबंधों को फिर से मजबूत करने के बारे में नहीं था, बल्कि दो पड़ोसी देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नए सिरे से तय करने के बारे में भी था। इस यात्रा का एक बड़ा नतीजा ये रहा कि रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और व्यापार जैसे अहम क्षेत्रों में 7 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। एक खास बात यह है कि पहली बार 5 साल का रक्षा सहयोग समझौता किया गया है, जिसमें श्रीलंकाई सैन्य कर्मियों को भारत में प्रशिक्षण देना और सूचना व तकनीक के आदान प्रदान को बढ़ावा देना शामिल है।
ये रक्षा समझौता खास तौर पर ऐतिहासिक है। ये 1980 के दशक के अंत में श्रीलंका में भारत की सैन्य मौजूदगी के बाद पहला ऐसा समझौता है। उस समय भारतीय शांति सेना IPKF 1987 से 1990 तक श्रीलंका में तैनात थी। नई दिल्ली के साथ गठबंधन और नेतृत्व स्तर पर भी इस बात को मान्यता दी गई कि भारत और श्रीलंका की सुरक्षा हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों नेताओं ने आज इस बात को जोर देकर कहा। संयुक्त प्रेस वार्ता में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके ने कोलंबो में रणनीतिक साझेदारी को नई दिल्ली के साथ फिर से दोहराया। मैंने श्रीलंका के इस रुख को दोहराया कि वो अपनी जमीन का उपयोग किसी भी ऐसे तरीके से करने की अनुमति नहीं देगा जो भारत की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिकूल हो। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दर्शाती है कि भारत श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए रणनीतिक रूप से प्रतिबद्ध है, खासकर ऐसे समय में जब हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। उच्च स्तरीय बातचीत में भाग लेकर और कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करके भारत का लक्ष्य अपने प्रभाव को मजबूत करना और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है, ताकि बीजिंग की बढ़ती सैन्य और आर्थिक मौजूदगी का संतुलन बनाया जा सके। इस यात्रा का मुख्य केंद्र एक ऐतिहासिक रक्षा सहयोग समझौता था, जो 1980 के दशक में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के अभियान के बाद पहला ऐसा समझौता है। ये समझौता समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा संसाधनों के साझा उपयोग पर केंद्रित है। ये स्पष्ट संकेत है कि इसका उद्देश्य श्रीलंका की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करना है। एक और मुख्य आकर्षण ऊर्जा सहयोग था। भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी में ट्रिंकोमाली में एक ऊर्जा केंद्र विकसित करेगा। योजनाओं में एक मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन और मौजूदा फ्यूल टैंक फार्म की संभावनाओं की खोज शामिल है। इससे श्रीलंका की ऊर्जा ढांचे में भारत की पकड़ मजबूत होगी और चीन के निवेशों जैसे हम्बनटोटा में सिनोपेक की रिफाइनरी के मुकाबले एक व्यवहारिक विकल्प मिलेगा। आर्थिक मोर्चे पर भारत ने श्रीलंका के पुनर्निर्माण में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में अपनी भूमिका को फिर से स्पष्ट किया। भारत पहले ही करीब $4 अरब की सहायता दे चुका है और अब भी डेट रीस्ट्रक्चरिंग एफर्ट और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कोऑपरेशन में समर्थन कर रहा है, जिससे भारत की छवि एक क्षेत्रीय शक्ति और आर्थिक सहयोगी दोनों रूपों में और मजबूत होती है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा एक व्यापक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है, जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती है, बाहरी दबावों का मुकाबला करती है और दीर्घकालिक आर्थिक व रक्षा सहयोग को बढ़ावा देती है। इन परिणामों का हिंद महासागर क्षेत्र की जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स पर स्थायी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। एक प्रमुख तकनीकी पहल के तहत इंडियन स्पेशल फोर्सेज अपने अभियानों में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें और इलेक्ट्रिक मानवयुक्त UAV को शामिल करने की तैयारी में है। ये अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहन प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं: कम शोर, कम हीट सिग्नेचर और फॉसिल फ्यूल पर कम निर्भरता। यही वजह है कि ये दुर्गम या दूरदराज इलाकों में गुप्त और तेज गतिशीलता वाले मिशनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। इलेक्ट्रिक मानव संचालित UAV की शुरुआत से ही निगरानी, तीव्र तैनाती और मिशन में शामिल होने जैसी संभावनाएं खुलती हैं, वो भी ज्यादा शांत और ऊर्जा किफायती तरीके से। यह कदम ग्रीन और स्मार्ट युद्ध की दिशा में एक बड़ा बदलाव है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक को रणनीतिक क्षमता के साथ जोड़ा गया है। युद्ध की तैयारी को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय स्पेशल फोर्सेज अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मानव युक्त UAV अपनाने जा रही है।
ये बदलाव सेना के ऑपरेशनों में स्टेल्थ, सस्टेनेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। ये इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कम शोर, न्यूनतम ताप संकेत और पेट्रोल डीजल पर कम निर्भरता, जो खासकर पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों जैसे लद्दाख या पूर्वोत्तर में गुप्त ऑपरेशनों के लिए बेहद कारगर हैं, जहां भारत की स्पेशल फोर्सेस अक्सर तैनात रहती हैं। ये बदलाव दुनिया भर में हो रहे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के रुझानों के साथ मेल खाता है, लेकिन भारत के लिए ये सिर्फ एक आधुनिक कदम नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जरूरत भी है, खासकर पाकिस्तान के साथ LOC और चीन के साथ LAC जैसे संवेदनशील बॉर्डर इलाकों में, जहां मिशन की सफलता चुपचाप काम करने और तेजी पर निर्भर करती है। भारत स्वदेशी रक्षा तकनीक में तेजी से निवेश बढ़ा रहा है, जिसमें लंबी दूरी की निगरानी और सटीक हमले के लिए डिजाइन किए गए UAV शामिल हैं। IG ड्रोन्स जैसी घरेलू कंपनियों के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स ये दिखाते हैं कि आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रिक और देश में विकसित किए गए सिस्टम अपनाने से सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी कम होती हैं, खास तौर पर आयातित ड्रोन में चीनी पुर्जे मिलने के खुलासे के बाद साइबर हमलों और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी की आशंकाएं पैदा हो गई थीं। हालांकि ये कदम साहसिक है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। बेहद ठंडे इलाकों में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की बैटरी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती और दूर दराज के इलाकों में चार्जिंग की व्यवस्था अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जहां तक इलेक्ट्रिक मानव संचालित UAV की बात है, वहां अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं। आमतौर पर UAV बिना पायलट के होते हैं, इसलिए छोटे पायलट वाले विमान या दोहरे उपयोग की क्षमता वाले हाइब्रिड ड्रोन की ओर देख रहे हैं। चाहे जो भी हो, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खतरों का सामना करने में सक्षम होना पड़ेगा, खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों के खिलाफ। ये कदम क्षेत्रीय खतरों के लिए एक सीधा जवाबी कदम भी प्रतीत होता है। चीन द्वारा उच्च क्षमता वाले ड्रोन तैनात करने और पाकिस्तान द्वारा सीमा पार निगरानी और तस्करी के लिए UAV का उपयोग करने के साथ भारत द्वारा तकनीक से सुसज्जित स्पेशल फोर्सेस पर ध्यान केंद्रित करना एक रणनीतिक बदलाव है। हाल ही में शामिल किए गए नागास्त्रा कामाकाजी ड्रोन और सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन ये दर्शाते हैं कि भारत सटीकता और रणनीतिक लचीलेपन के लिए गंभीर है। ये ड्रोन युद्ध के मैदान में कुशलता और नएपन का अच्छा मेल है और इसमें एक कूटनीतिक पहलू भी हो सकता है। ग्रीन वॉरफेयर को अपनाना भारत की छवि को जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में मजबूत कर सकता है, जिससे सेना की तरक्की और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संतुलन दिखे, लेकिन युद्ध के मैदान में दिखावे से ज्यादा नतीजे मायने रखते हैं। क्या ये इलेक्ट्रिक सिस्टम वास्तविक दुनिया के परिदृश्य में स्पेशल फोर्सेस की जरूरत के मुताबिक भरोसेमंद और मजबूत साबित होंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर ये सफल रहे तो भारत एक नया वैश्विक मानक स्थापित कर सकता है, जहां पर्यावरण के प्रति जागरूक तकनीक और बेहतरीन युद्ध कौशल का मेल हो। इलेक्ट्रिक, कुशल और तेजी से स्वदेशी होते हुए भारत की स्पेशल फोर्सेस शायद एक शांत लेकिन क्रांतिकारी बदलाव के साथ भविष्य की ओर कदम बढ़ा रही हैं। साल में 2 बार होने वाली ये कॉन्फ्रेंस तीनों सेनाओं के शीर्ष नेतृत्व की एक अहम बैठक होती है। हाल ही में भारतीय सेना के शीर्ष लेवल के अधिकारी साल के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक कार्यक्रमों में से एक आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 के लिए इकट्ठा हुए। यह सम्मेलन 1 से 4 अप्रैल तक सेना मुख्यालय में आयोजित किया गया। ऐसा सम्मेलन क्यों आयोजित किया जाता है, इसका क्या महत्व है, आइए देखिए ये रिपोर्ट। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो साल में 2 बार होने वाली एक उच्च स्तरीय बैठक है, जिसमें भारतीय सेना के वरिष्ठतम नेतृत्व को एक साथ लाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में कमांडर्स सीमा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, सेना के मॉडर्नाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग और वैश्विक घटनाओं के प्रभाव जैसी कई अहम सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श करना है।
तीसरे दिन का मुख्य आकर्षण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन था, जो सेना के सुधारों के वर्ष पर एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति के बाद हुआ। रक्षा मंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सेना के योगदान की सराहना की और ये भी कहा कि सेना सुरक्षा से लेकर आपदा राहत, चिकित्सा सहायता और आंतरिक स्थिरता तक हर क्षेत्र में प्रभावी रूप से काम करने में सक्षम है। बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल के बीच राजनाथ सिंह ने सेना से अपील की कि वह नए उभरते खतरों के अनुसार खुद को ढाले, जिसमें असामान्य और हाइब्रिड युद्ध भी शामिल हैं। उन्होंने ये जोर देकर कहा कि भविष्य की सैन्य रणनीतियों में साइबर, संचार, वित्त और सूचना जैसे क्षेत्रों को भी शामिल करना बहुत जरूरी है। उत्तरी सीमा पर स्थिति के बारे में रक्षा मंत्री ने कहा कि सैनिकों पर पूरा भरोसा है कि वह कड़ी निगरानी रखेंगे। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी संपर्क सुधारने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की प्रशंसा की। पश्चिमी मोर्चे पर राजनाथ सिंह ने प्रॉक्सी वॉर के लगातार बने रहने वाले खतरे का जिक्र किया, लेकिन साथ ही सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सेना की जवाबी कार्रवाई और जम्मू कश्मीर में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और पुलिस के साथ उसकी बेहतरीन तालमेल की सराहना भी की। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए रक्षा मंत्री ने भारतीय सैनिकों के साहस को सलाम किया और युद्ध में शहीद सैनिकों और उनके परिवारों को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। डिफेंस डिप्लोमेसी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि डिफेंस अटैची की भूमिका में बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि वैश्विक सैन्य सहयोग के माध्यम से देश के हितों को और आगे बढ़ाया जा सके। स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण की सेना की पहल की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने उन्नत और विशेष तकनीकों के विकास में नागरिक उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ हो रहे सहयोग की प्रशंसा की। उन्होंने रक्षा क्षेत्र की प्रगति को विकसित भारत की दृष्टि से जोड़ने के लिए नीति आयोग के साथ हो रहे निरंतर संवाद का भी समर्थन किया। अपने समापन संबोधन में रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए सोच और रणनीति में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सेना के नेतृत्व से कहा कि कॉन्फ्रेंस में की गई हर सिफारिश को ठोस नतीजों तक पहुंचाया जाएगा और समय समय पर उसकी समीक्षा भी की जाएगी। संदेश स्पष्ट है, भारत का सैन्य नेतृत्व न केवल आज की चुनौतियों का जवाब दे रहा है, बल्कि आने वाले कल की सेना को भी तैयार कर रहा है। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 सिर्फ वर्तमान की समीक्षा नहीं, बल्कि ये भारत की रक्षा व्यवस्था के भविष्य की दिशा तय करने का एक महत्वपूर्ण मौका भी है। इसके साथ ही हम इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह नई स्टोरीज और उनके विश्लेषण के साथ। डिफेंस डायनेमिक्स के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स #DD with दानवीर के साथ जरूर साझा करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।